start from the beginning. Okay. All right. So pterygium is a degenerative condition. ठीक है, इसके अंदर बनता है ट्रायंगुलर फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू, और ये जो टिश्यू है ये कंजंक्टिवा के ऊपर स्टार्ट होता है और कॉर्निया के ऊपर जाके अटैच होता है, ठीक है, इंटरपैल्पेबल रीजन में. सो बेसिकली हमारी आई का वो रीजन जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे ये डेवलप होता है. अच्छा, इसका बेसिकली क्या होता है, जो कंजंक्टिवा है उसके अंदर फॉर एनी रीजन कोई डैमेज हुआ, ठीक है, तो उस डैमेज की वजह से सब कंजंक्टिवल टिश्यूज के अंदर जो है डीजेनरेशन स्टार्ट होगी, ठीक है. उसका जो इलास्टिक टिश्यू है वहां उसकी वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो अब वो ब्रेक डाउन जब हो रहा है तो हमारी बॉडी ऑब्वियसली हीलिंग के चक्कर में बहुत जल्दी से जो है ग्रैन्युलेशन टिश्यू वहां बनाना शुरू कर देगी, ठीक है, वैस्कुलराइज ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनाना शुरू कर देगी, बिल्कुल एपिथेलियम के नीचे नीचे, ठीक है. और वो इतनी तेजी से ग्रो हो रहा होगा कि वो अनकंट्रोल टाइप बन जाएगा और फिर वो इस तरह ग्रो होगा. सो ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ. सो दिस इज द इंटरपैल्पेबल रीजन, ठीक है, बिटवीन द टू आईलिड्स. इसको हम कहते हैं इंटरपैल्पेबल फिशर, और ये रीजन है, ठीक है. तो ये हमारे पास आई है. In fact, this is anatomically incorrect. Let me just try to get it right. तो हमारा टॉप वाला पार्ट जो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर यूं कवर होता है वैसे तो, ठीक है. फिर यहाँ से फॉर एग्जांपल कंजंक्टिवा जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो इस तरह जो है एक ट्रायंगुलर टाइप टिश्यू बना हुआ है, ठीक है. तो इसका हम कलर चेंज करते हैं, रेड कर देते हैं. अच्छा, अब इसके जो है पार्ट्स हैं, ठीक है. पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास होता है कैप. कैप है ये हिस्सा. तो अगर आप अपने फिगर 7.22 में देखें तो ये जो वाइट हिस्सा है थोड़ा सा यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कैप, ठीक है. और ये एक एवास्कुलर जोन है, यहाँ पे वेसल्स ज्यादा नहीं होती, ठीक है. और ये जो है यहाँ से ये एडवांस होता है यूं करके, ठीक है. तो ये वाली एवास्कुलर जोन है, इसको कहते हैं कैप. फिर हमारे पास नेक ये वाला पार्ट है, ठीक है. और फिर एट द एंड वी हैव द बॉडी, ये वाला पार्ट है बॉडी, ठीक है. तो इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको पता होने चाहिए. ये कैप होगी, ये होगी नेक, और ये होगी बॉडी, ठीक है. अब ये जो हमारे पास टिश्यू है इसके अंदर इसकी डिफरेंट टाइप्स है, बट बिफोर द टाइप्स आई वांट टू गो ओवर द कॉजेज, ठीक है, किस किस वजह से हो सकता है. तो हमारे जो बहावलपुर के रीजन में टेरिजियम बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है. और ये हमारे पास कॉजेज आती हैं ड्राइंग ऑफ द आईज. तो फॉर एनी रीजन जो है अगर हमारे इंटरपैल्पेबल टीयर फिल्म जो है वो ड्राई हो जाती है, सच एज हॉट क्लाइमेट के अंदर, जैसे कि बहावलपुर में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि वो ड्राई आउट हो जाती है टीयर फिल्म, और या फिर आप बहुत ज्यादा लैपटॉप को यूज कर रहे हैं और आप उतनी दफा ब्लिंक नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से ड्राई आउट हो जाएगी, ठीक है. उसके अलावा यूवी डैमेज अगेन बहावलपुर के रीजन में बिकॉज ऑफ द सन एंड ऑल ऑफ द heat, all of those heat and the summer climate की वजह से, वैसे भी desert area है तो UV डैमेज बहुत ज्यादा होता है. फिर उसके बाद कुछ अदर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है. इसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन आता है, ठीक है. सो क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस अगर किसी को है, या फिर डस्टी एटमोस्फेयर. अगेन कल रात की आंधी से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कितना डस्टी एटमोस्फेयर है यहाँ का. तो ऑल ऑफ दीज रीजन आर व्हाई इट्स वेरी कॉमन इन बहावलपुर और ये डेजर्ट वाले एरियाज में, ठीक है. सो आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर द कॉजेज, सिर्फ एक एक वर्ड. सो ड्राइंग, यूवी डैमेज, क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड डस्टी एटमोस्फेयर, ठीक है. अब हमारे पास है इसकी टाइप्स में 3 है, ठीक है. प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी एंड रिग्रेसिव. ओके, तो प्रोग्रेसिव के अंदर क्या है, इट मींस दैट द टेरिजियम इज, ये ट्रायंगुलर है तो ये जो है ये ग्रो किए जा रहा है, ठीक है, until it ends up covering even the pupil. और ऑब्वियसली जब ये प्यूपल को कवर कर देगा तो वहां पे हमारे पास हो जाएगी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मींस कि ये उसके ऊपर फिजिकली आ गया, इसलिए जो है हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है. उससे पहले ये जब छोटा होता है तो सिर्फ ये कॉस्मेटिक डिफेक्ट कर रहा होता है, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा होता. फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो मुमकिन है कि ये कॉर्निया को थोड़ी सी पुल दे रहा हो यहाँ से, तो ये कॉर्निया यहाँ से जब स्ट्रेच हो जाएगी तो उसकी जो एक यूं करके यूनिफॉर्मिटी थी वो खराब हो जाएगी, तो इट विल बिकम लाइक दिस, इस तरह, ठीक है.
फिर हमारे पास जब ये बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा प्यूपिल के ऊपर तो फिर ये कर देगा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, अब प्रोग्रेसिव मीन्स दैट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी मीन्स एग्जैक्टली लाइक द वर्ड के अब वो जितना बन गया बस वो उतना बस बना हुआ है, इट्स जस्ट देयर फॉर सो मेनी इयर्स। ठीक है, और रिग्रेसिव वो है कि वैसे तो वो काफी मतलब थिन टाइप बना हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर वेसल्स बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी सी वेसल्स हैं और थिन बना हुआ है। और इस ये वाले जो टाइप होता है ये इट कैन डिसअपीयर ऑन इट्स ओन। ठीक है, बट यूजुअली ये है, ये जब एक दफा ट्रीजियम बन जाता है तो इट्स यूजुअली देयर टू स्टे, इट जस्ट स्टेज देयर फॉर मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि ये हर दफा जो है कोई प्रॉब्लम कॉज करे, सिर्फ ये देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, वरना एज सच इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ विजन। ठीक है, अनलेस ऑब्वियसली इट बिकम्स बिगर। अच्छा, तो इसमें अब हम टाइप्स कर लें। टाइप्स के नेम आपने याद रखने, प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी एंड रिग्रेसिव। अब मैंने कुछ स्टेजेस की बता दी थी। सबसे पहली स्टेज है हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक में ये है कि अभी ये सिर्फ 2 मिलीमीटर ओवर द कॉर्निया गया है। ठीक है, तो इस स्टेज पे सिर्फ ये कॉस्मेटिकली मतलब अनअपीलिंग लगेगा। ठीक है, इस स्टेज पे अभी ये कोई प्रॉब्लम विजन की कॉज नहीं कर रहा। फिर स्टेज 2 पे कॉज करेगा एस्टिग्मेटिज्म। ये तब होगा जब 4 मिलीमीटर ओवर कॉर्निया चला जाए। तो दिस मींस कि 4 मिलीमीटर कॉर्निया कवर्ड है, लेकिन अभी प्यूपिल जो है वो वाला एरिया कवर्ड नहीं है जहां से लाइट एंटर हो रही है, तो ये सिंपली एस्टिग्मेटिज्म कॉज करेगा। फिर हमारे पास है नेक्स्ट वाला स्टेज 3। इसके अंदर मोर देन 4 मिलीमीटर चला जाएगा और इट विल बी ओवर द कॉर्निया और ये कॉज करेगा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये स्टेजेस भी आपने याद रखनी है। फिर इसके पार्ट्स हमने देख लिए, कैप, हेड एंड बॉडी। अच्छा, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स वगैरह पे आ जाते हैं। ये मोर कॉमन है ऑन द नेजल साइड। ठीक है, और देन ऑन द टेम्पोरल साइड। तो इवन ये पिक्चर्स में जो अक्सर ये आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो इट्स ऑन द नेजल साइड, कैन बी ऑन द टेम्पोरल साइड, बट मतलब मोस्ट कॉमन उधर है। फिर इसको हम हमेशा डिस्क्राइब करते हैं एज अ फाइब्रोवास्कुलर ट्रायंगुलर ग्रोथ। ठीक है, फिर समथिंग आई रियली वांट यू रिमेंबर फ्रॉम एन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप एमसीक्यू मार्क कर लें। वो है स्टॉकर्स लाइन। ठीक है, स्टॉकर लाइन क्या है कि आयरन की एपिथेलियल आयरन की डेपोजिशन हो जाती है एपिथेलियल टिश्यू में। और कौन सी एपिथेलियम? कॉर्नियल एपिथेलियम। सो आई जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू गाइस। हमारे पास ये ट्रायंगुलर फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू बना हुआ है। ठीक है, और जहां पे कॉर्निया के साथ अटैच हुआ है ना, वहां पे इस तरह की डेपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, आयरन डेपोजिशन हो जाएगी। It says anterior to the head of the pterygium. So the head and the cap is basically synonymous. तो यहाँ पे जो है आयरन की डेपोजिशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास डिटीरियोरेशन ऑफ विजन है। उसके अंदर एस्टिग्मेटिज्म आता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आता है। कैन यू टेल मी किस स्टेज में एस्टिग्मेटिज्म हो रहा था और किस स्टेज में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी? हैव द चैट ओपन। सो हाँ जी, कौन सी स्टेज थी जिसमें हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म था? पहले ये वाली बता दें। हमने इसकी 3 स्टेजेस पढ़ी हैं अब तक। Okay, stage 2, very good. And then mechanical obstruction was in which stage? Okay. और स्टेज 2 में कितने मिलीमीटर जो है फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू कवर कर रहा था कॉर्निया को? गेस कर लें इफ यू कैन। अच्छा, वेरी गुड, 4 मिलीमीटर। एंड देन जब मोर देन 4 मिलीमीटर हो जाता है और वो प्यूपल को कवर करना शुरू हो जाता है तो उसको फिर हम स्टेज 3 कहते हैं। एंड देन एट द एंड इट कैन कॉज डिप्लोपिया। ठीक है, सो ऑब्वियसली ट्रिजियम वैसे बायलैटरल भी हो सकता है लेकिन यूनिलैटरल भी होता है। तो स्पेशली जब यूनिलैटरल होगा तो एक आंख में वो एस्टिग्मेटिज्म कॉज कर रहा होगा, दूसरी आंख नॉर्मल देख रही होगी, तो दोनों आईज की जो है विजन वो है वो प्रॉपर नहीं बन सकेगा। ठीक है, बायनोक्यूलर विजन नहीं बन पाएगा। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है।
ठीक है। सबसे पहले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पे तो हम लोग टीयर सब्स्टिट्यूट देते हैं, बिकॉज अंडरलाइन कॉज ड्राइनेस ऑफ आईज था, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया था, तो टीयर सब्स्टिट्यूट दे देंगे। साथ में टॉपिकल स्टेरॉइड दे देंगे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज दिस वाज बेसिकली काइंड ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ठीक है, उसके अलावा हम सन ग्लासेस दे देंगे अगेन टू ब्लॉक द यूवी लाइट एंड ऑल दैट एक्सपोजर। ठीक है, फिर हमारे पास है सर्जिकल, और इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत पूछी जाती है। सर्जिकल एक्ससिजन करते हैं इसमें। स्टेज 1 में हम कॉस्मेटिक रीजंस के लिए करते हैं, स्टेज 2 एंड 3 में हम विजन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, दो मतलब वेज हैं, प्रोसीजर्स हैं यू कैन से, जिससे हम कर सकते हैं। एक है सिंपल एक्ससिजन, इसको कहते हैं बेयर स्क्लेरा टेक्निक। तो सिंपली जो है, जो ये फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू बना होगा उसको हम कट कर देंगे, बस कट इट ऑफ। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई रिकरेंस रेट है, अराउंड इट सेज 80% इसके अंदर रिकरेंस रेट है। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद वी हैव सिंपल कंजंक्टिवल फ्लैप एक्सिजन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, पहले हम वो जो ट्रिजियम वाला एरिया है उसको हम काट देते हैं, और वो जो एरिया बेयर मतलब बच जाता है, जो बेयर स्क्लेरा बच जाती है, उसको हम थोड़ी सी कंजंक्टिवा के फ्लैप बना के कवर कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ बेटर वे, इट रिड्यूसेस द रिकरेंस रेट, इट इज मतलब इट्स अ बेटर मेथड ऑफ रिमूविंग द टेरिडियम। ठीक है, अब पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस में इसमें सिर्फ दो लिखी हुई है, रिकरेंस लिखी हुई है और पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा लिखा हुआ है। अच्छा, व्हाट इज अ पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा? इसके अंदर फिगर 7.25 में इन्होंने ये पिक्चर दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक दफा आपने वहां से रिमूव कर दिया, तो मैं आपको बताया था टेरिजियम का मैकेनिज्म ये था कि ऑलरेडी वहां पे कोई इलास्टिक डिजेनरेशन हो रही थी, तो वहां पे बॉडी ने हीलिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट कर दिया ना उसको सही करने के लिए, बट उस चक्कर में ग्रैन्युलेशन टिश्यू बहुत ज्यादा बन गया। तो पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा इज बेसिकली कि आपने अब टेरिजियम रिमूव कर दिया, तो द बॉडी स्टिल थिंक्स कि दैट एरिया नीड्स टू बी हील्ड। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे तेजी से, और ग्रैन्युलोमैटोसिस हेमांजियोमा बन जाएगा वहां पे। ठीक है, तो फिर दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। अब इन्होंने सिर्फ दो यहाँ पे किए हुए और नेम्स आपने याद रखने हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, आप दूसरी चीजें भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑप इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। सो अगर आपको जैसे यूक्यू में एक कोई इस तरह क्वेश्चन आता है, तो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में फिर हेमरेज हो सकता है। सर्जरी में ना दो चीजें आप याद रखते हैं पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, एक है इन्फेक्शन और एक है हेमरेज। ठीक है, पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन और हेमरेज हमेशा हो सकते हैं, उसके अलावा हर सर्जरी के स्पेसिफिक जो हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। फिर अब प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, अब दिस इज अ वेरी हाई टॉपिक एज वेल। आप कैसे प्रिवेंट करेंगे रिकरेंस? अच्छा, रिकरेंस का सबसे ज्यादा चांस कब था? जब हम सिंपल एक्ससिजन कर रहे थे, उसको कहते हैं बेयर स्क्लेरा टेक्निक। बेयर स्क्लेरा जिस मीन्स कि हमने वो कंजंक्टिवा उतार दी, तो वो स्क्लेरा जो है बेयर पड़ी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कंजंक्टिवल ऑटोग्राफ्ट कर सकते हैं, वही जो हमारे पास दूसरा मेथड था ना, सिंपल एक्ससिजन विद कंजंक्टिवल फ्लैप, सिंपल कंजंक्टिवल फ्लैप एक्ससिजन इसको कहते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली अपनी कंजंक्टिवा को फ्लैप बना के उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, बेयर स्क्लेरा के ऊपर। या फिर हम लोग एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, which is not very common I think in our area. फिर माइट्रोमाइसिन सी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइट्रोमाइसिन सी जो है एट द टाइम ऑफ सर्जरी जो है, बस ये ड्रॉप्स आपने डाल देने वहाँ पे। ठीक है, फिर रेडिएशन यूज कर सकते हैं आप, लिम्बस को अप्लाई करते हैं बीटा रेज। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर सर्जरी, और ये याद रखने वाली नंबर है, आपने याद रखना 2500 रैड। ठीक है, अच्छा, अब इसका ये है कि ओवर ग्रोथ को जरा ये कंट्रोल करेगा ना, मतलब लिम्बस से ही न्यू सेल्स वगैरह बन के आ रहे थे, तो उसको अगर जरा हम रेडिएट कर देंगे तो वो जरा ओवर ग्रोथ को कंट्रोल कर लेगा। फिर आर्गन लेजर यूज कर सकते हैं टू डिस्ट्रॉय जो न्यू वेसल्स बन रही होती है लिम्बस वाले एरिया पे, उसको हम यूज कर सकते हैं आर्गन लेजर। उसके अलावा वी कैन ऑल्सो डू पेरिफेरल लेमेलर केरेटोप्लास्टी। Okay, I told you yesterday what is a lamellar keratoplasty. So
इनफैक्ट मैं आई एम थिंकिंग कि एक दिन ना आपको छोटा सा टेस्ट रखूं, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ. ओके, लेमेलर केराटोप्लास्टी, वुड इट बी अ पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट और वुड इट बी अ फुल थिकनेस ग्राफ्ट? ए पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट, बी फुल थिकनेस ग्राफ्ट. तो आप ये चैट में आंसर करें. Okay, nobody is answering. That's okay. अच्छा, ये एंडोथीलियम है, ये हमारे पास डेस्मेट्स मेम्ब्रेन है, ये बहुत सारा स्ट्रोमा है, फिर इसके ऊपर बोमेंस लेयर है, फिर एपिथीलियम है. ठीक है, तो लेमेलर केराटोप्लास्टी इज अ पार्शियल थिकनेस केराटोप्लास्टी. ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास होती है सुपरफिशियल होती है और डीप होती है. सुपरफिशियल में हम लोग इतना सेगमेंट लेते हैं 50% स्ट्रोमा तकरीबन, और जो डीप होती है उसमें हम लोग तकरीबन पूरा स्ट्रोमा ले लेते हैं ऑल द वे अप टू द डेसिमल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो हेलो, या सॉरी, हु इज दिस? आवाज आती है? हाँ जी, गो अहेड. हेलो हेलो, हाँ जी. यार, एक मिनट रुको. Okay, I think she's accidentally, I'll just press on mute. Okay. That was an interesting phone conversation. खैर, अच्छा, superficial में हमारे पास तकरीबन इतना up to 50% stroma approximately, और deep lamellar keratoplasty में इसके अंदर हम ये इतना पोर्शन लेते हैं ऑलमोस्ट अप टू द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये इसमें लिखा पेरिफेरल लेमेलर केराटोप्लास्टी कर सकते हैं, व्हिच मींस के बेसिकली जो कॉर्निया का जहां पे वो कैप लगा हुआ था उस वाले एरिया को हम जो है रिप्लेस करते हैं. ठीक है, एनीवे क्लियर ऑल ड्राइंग्स. ठीक है, अच्छा, अब ये आपने इसकी प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस के नेम याद रखने हैं. कंजंक्टिवल ऑटोग्राफ्ट, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, माइटोमाइसिन सी एमसीक्यू में भी बहुत आता है. रेडिएशन में बीटा रेस 2500 रेडियन और आर्गन लेजर, एंड देन पेरिफेरल लेमेलर केराटोप्लास्टी. फिर आगे ये है डीडीज ऑफ ट्रेजियम. ये शायद बुक में लिखा है कि नहीं लिखा. डीडीज ऑफ ट्रेजियम में पहला आता है स्यूडोट्रेजियम, इसकी स्पेलिंग गलत है खैर, फिर आता है पिंगिकेला, और फिर आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, स्यूडोट्रेजियम बेसिकली क्या है? स्यूडोट्रेजियम ये है कि जो बल्बर कंजंक्टिवा का थोड़ा सा फोल्ड जो है वो कॉर्निया के साथ जाके अटैच हो जाता है. ठीक है, और ये तब होता है कि जब कोई कॉर्नियल अल्सर बना हो या फिर कॉर्निया के ऊपर कोई भी इंजरी हुई हो, तो उस वाले एरिया को जैसे कहते हैं कि कवर करने के लिए बल्बर कंजंक्टिवा जाके वहां चिपक जाता है. ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बिकॉज ये एक ग्रोथ नहीं है, इट्स सिंपली के यहाँ पे कॉर्निया पे चोट लगी हुई थी और यहाँ से कंजंक्टिवा थोड़ा सा जो है यूं करके जाके चिपक गया. ठीक है, तो इसके थ्रू, इस एरिया के थ्रू हम जो है प्रोब पास कर सकते हैं. आई ऑलरेडी शोड यू पिक्चर ऑफ प्रोब. काफी थिन नीडल टाइप चीज होती है वो, जो उसमें टियर लैक्रिमल सिस्टम में जब हमने पढ़ा था नेजो लैक्रिमल डक्ट के अंदर जब ब्लॉकेज हो जाती है तो हम एक प्रोब उसके अंदर इंसर्ट करते हैं उसको खोलने के लिए ना. तो बिल्कुल ये थिन सी एक चीज होती है, तो ये पास हो जाएगी अंडर दिस, अंडर ए सूडोट्रेजियम. लेकिन जो हमारे पास ट्रेजियम है उसके नीचे से कैसे, मतलब कुछ भी पास नहीं हो सकता. जाहिर सी बात है वो पूरी कंजंक्टिवल ग्रोथ है. ठीक है, वो इस एरिया से चिपकी हुई है सारी. तो ये इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. तो इसके अंदर हमने ये टेबल इसको मार्क कर ले इम्पोर्टेंट, स्पेशली ऑस्पी और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेजियम एंड सूडोट्रेजियम, पेज 76. ठीक है, पेज 76 इसको हम अब रीड कर लेते हैं. ट्रिजियम में इटियोलॉजी में डिफरेंस ये कि ये डिजेनरेटिव प्रोसेस है और सूडोट्रिजियम में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है. फिर एज एल्डरली पर्सन में होता है ट्रिजियम मोस्टली. ठीक है, और जो सूडोट्रिजियम है वो किसी भी एज से हो सकता है. ऑब्वियसली जब भी कॉर्नियल इंजरी होगी तो तब हो जाएगा. साइट लिखा हुआ है इंटरपैल्पेबल रीजन फॉर द ट्रिजियम, एंड सूडोट्रिजियम के लिए इट कैन बी इन एनी साइट. टाइप्स के अंदर प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी, रिग्रेसिव ट्रिजियम का है, और सूडोट्रिजियम इज ऑलवेज अ स्टेशनरी थिंग. ठीक है, कभी इस तरह ग्रो या रिग्रेस और इसमें ये नहीं आता. फिर प्रोब टेस्ट. अब प्रोब टेस्ट इज को स्टार मार्क कर ले. प्रोब टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, प्रोब कैन नॉट पास
underneath the pterygium, but it can be passed under the neck of a pseudopterygium. ठीक है, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं फिगर 7.26 में कि सूडोपटेरिजियम और टेरिजियम कितने सेम सिमिलर टाइप लग रहे हैं. ठीक है, बस ये फिर ये प्रोब टेस्ट से आपका डिफाइन हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या है. ठीक है, फिर पिंकी कलर के मैं डिटेल में नहीं जा रही, जस्ट आप ये रीड कर लें, रीड कर लीजिएगा. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल अभी मैं नहीं कर रही बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन ए डिफिशिएंसी की तरफ. प्रोब टेस्ट रिपीट कर दे. ओके ओके, प्रोब टेस्ट पहले मैं ये ड्रॉ करती हूँ. ये हमारा इंटरपैल्पेबल रीजन है, दिस इज आवर बॉडी. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये ग्रोथ बनी हुई है, मतलब यहाँ पे ये हमें इस तरह की चीज नजर आ रही है, फ्लैशी पिंक मास. ठीक है, अब हमने पता करना है इज दिस अ टेरिजियम और इज दिस अ सूडोटेरिजियम. टेरिजियम के अंदर ये है कि ये कंजंक्टिवल ग्रोथ होगी पूरी, और ये ग्रोथ जाके इंक्रोच होके अटैच हो रही है कॉर्निया के ऊपर, तो ये सारा यहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू है. कन्वर्सली इफ दिस इज इस साइड से लाती हूँ, इफ दिस इज अ सूडोटेरिजियम तो इट जस्ट मीन्स कि बल्बर कंजंक्टिवा, बेसिकली बल्बर कंजंक्टिवा वो कंजंक्टिवा जो आई बॉल के ऊपर होती है. ठीक है, तो ये थोड़ी सी यहाँ आके कॉर्नियल डिफेक्ट यहाँ पे कोई होगा, कोई अल्सर बना था, कोई इंजरी हुई थी, केमिकल इंजरी, कोई बर्न हुआ था, तो ये यहाँ से आके चिपक गई है कंजंक्टिवा. ठीक है, तो इट्स लाइक जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक जैसे चाय के ऊपर जब आपकी वो एक लेयर बन जाती है मलाई की, और आप उसको यूं उंगली से या किसी चीज से करके उठा लेते हैं, तो थिंक ऑफ योर फिंगर्स एज द कॉर्निया, एंड वो जो चाय की थिन फिल्म या लेयर टाइप है एज द बल्बर कंजंक्टिवा. ठीक है, तो इस तरह की बस एक फिल्म यहाँ पे आके लगी हुई है, लेकिन ये जो इसके दरमियान ये जो एरिया है, ये वाला जो बीच में एरिया होगा, ये यहाँ से अटैच नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ ये एक यहाँ से इसकी अटैचमेंट है और एक कॉर्निया पे जाके है. तो प्रोब टेस्ट मींस कि हम इसके नीचे से, इसकी नेक के नीचे से एक प्रोब गुजारने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो प्रोब मैं रेड में बना देती हूँ. अच्छा, जब हम इसके नीचे से गुजारने की कोशिश करेंगे तो प्रोब गुजर नहीं सकती बिकॉज दिस होल थिंग इज अटैच्ड ओवर हियर. फिर लेकिन जब हम सूडोटेरिजियम के नीचे से प्रोब गुजारने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली गुजर जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये यहाँ और यहाँ से अटैच्ड है. ठीक है, तो दिस इज द प्रोब टेस्ट. If a probe passes, it is a pseudoterigium. If a probe does not pass, it is a pterygium. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं विटामिन ए डिफिशिएंसी पे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इवन हमारे फाइनल ईयर की MCQs में इसकी WHO क्लासिफिकेशन आई हुई थी. तो जिसने ऑप्थेल्मोलॉजी में, मतलब 2 साल पहले बेसिकली जिसने इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया था, उसको थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन याद थी, और जिसने इस टॉपिक को उड़ाया था फिर वो बैठ के सोच रहे थे. आई नो इट्स जस्ट 1 MCQ, लेकिन एक एक करके इतने ज्यादा MCQ बन जाते हैं ना कि आप फिर बैठ के सोच रहे होते कि पहले आई विश के डिटेल में पढ़ लिया होता है. ठीक है, तो for us, for our purposes, let's start with the vitamin A deficiency, as known as also known as xerophthalmia. Xerophthalmia just means that there is like it basically means वो सारी जो आई की प्रॉब्लम्स हमें विटामिन ए की डिफिशिएंसी से होती हैं. सो ऑप्थेल्मिया इज आई, और ये दिस डिपिक्ट्स विटामिन ए डिफिशिएंसी. ठीक है, अब कॉजेज इसमें क्या क्या आती हैं. एक तो मैल न्यूट्रिशन आती है. ठीक है, और ये बच्चों में काफी कॉमन है विटामिन ए डिफिशिएंसी. ठीक है, तो मैल न्यूट्रिशन जैसे हमारे रीजन्स में बहुत ज्यादा मैल न्यूट्रिशन है, स्पेशली बच्चे, तो आप उनको लिटरली लाइक थोड़ा सा भी प्रॉपर फूड ना मिले तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल हॉल्ट हो जाती है. ठीक है, फिर मैल एब्जॉर्प्शन. Can anybody tell me any condition in which there will be malabsorption? Chronic malabsorption, yeah, for some reason, for some time malabsorption हो. थर्ड ईयर में मुझे याद करना था, तुम लोगों ने पढ़ा था वो डिजीज के लिए? आई डोंट थिंक सो. तुम लोग इस दफा पढ़ोगे, फिर फोर्थ ईयर में पैथोलॉजी में पढ़ोगे. GIT की डिजीज है, इट्स कॉल्ड क्रॉन्स डिजीज. ठीक है, तो क्रॉन्स डिजीज में एक
इट्स अ क्रॉनिक मैल एब्जॉर्प्शन कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर हर वक्त डायरिया हुआ होता है बच्चे को, और जो इंटेस्टिनल एपिथेलियम है वो उसकी मोर्फोलॉजी खराब हो जाती है, ठीक है। ये आप पैथो में पढ़ेंगे। बट क्रॉन्स डिजीज बहुत ज्यादा हाई यील्ड है और ये बहुत ज्यादा डिफिशिएंसीज भी कॉज करता है, आउट ऑफ व्हिच वन ऑफ देम इज विटामिन ए डिफिशिएंसी, ठीक है। फिर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म इज एसोसिएटेड विद एवरी टाइप ऑफ डिफिशिएंसी इन योर डाइट, ठीक है। चाहे वो विटामिन ए है, चाहे वो विटामिन के है, ई है, जो भी डिफिशिएंसीज है वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में आती हैं। फिर हाईली सिलेक्टिव डाइट, देयर आर सम पीपल हु फॉर एग्जांपल ओनली ईट सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड्स, तो उनके लिए भी विटामिन ए डिफिशिएंसी इज अ रियली बिग प्रॉब्लम। जैसे हमारे लिए हमारी सोर्स ऑफ विटामिन ए इज यूजुअली लाइक फिश और स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे वीगन होते हैं या इवन सम वेजिटेरियंस, दे नीड टू बी रियली केयरफुल, या फिर वो सप्लीमेंट्स लें just to make sure that they're getting their vitamin A and stuff, या फिर वो अपनी डाइट में कोई ऐसी चीजें इंक्लूड करें जिसमें विटामिन ए सोर्स हो, ठीक है। अच्छा, so the vitamin A deficiency is the leading cause of childhood blindness, या आपने MCQ point of view से याद करनी नहीं है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज ट्रिकोमा, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्लेमिडिया ट्रिकोमेटिस की वजह से होता है। बट द लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस इज विटामिन ए डिफिशिएंसी। तो इस तरह के की पॉइंट्स आपने याद रखने, क्योंकि बहुत सारे लीडिंग कॉज हैं काफी सारी चीजों के, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसकी पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं। विटामिन ए जो है बेसिकली इट मेंटेन्स द एपिथेलियल लेयर, ठीक है। तो इसका फंक्शन हीलिंग में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक एपिथेलियल लेयर को मेंटेन करने वाला जो इसका फंक्शन है ना, वो आई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये क्या हो जाता है कि विटामिन ए जब डिफिशिएंट हो जाता है तो हमारी आई के अंदर ये जो कंजंक्टिवा है इसमें होती है कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। कोलमनर एपिथेलियम बन जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? ये मुझे पता है, मुझे लगता है थर्ड ईयर में आपने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ लिया होगा। कोलमनर से स्क्वेमस एपिथेलियम जब चेंज होती है फॉर एनी प्रोटेक्टिव रीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं? समथिंग प्लेजिया, ओके, मेटाप्लेजिया, गुड ठीक है। तो मेटाप्लेजिया हो जाता है एपिथेलियम का। और अच्छा, अब कोलमनर के अंदर हमारे पास थे क्या? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे सिक्रीशंस, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब जो है क्या कहते हैं, मॉइस्ट रह रही थी एनवायरनमेंट, ठीक है। अब स्क्वेमस वाले जो हैं यहाँ पे तो कोई गॉबलेट सेल्स नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट मॉइस्ट नहीं रहेगी, तो वहां होने शुरू हो जाएगी बहुत ज्यादा ड्राइनेस। अब जैसे ही होगी हमारे पास ड्राइनेस, तो हमारे पास ये सब कुछ इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हमारी कंजंक्टिवा भी ड्राई हो जाएगी, हमारी कॉर्निया भी ड्राई हो जाएगी, और हमारी रेटिना में, खैर ड्राइनेस की वजह से तो मसला नहीं होता, रेटिना में विटामिन ए डेफिशिएंसी का डायरेक्ट मसला होता है। रेटिना में क्या मसला होगा? यू गाइस ऑलरेडी नो दिस। विटामिन ए डेफिशिएंसी में रेटिना के अंदर क्या इशू होगा? कौन सी ऐसा मैकेनिज्म है हमारी आई में जिससे हम देखते हैं, व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन विटामिन ए? हिंट दे देती हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है? हमारा जो डार्क विजन है वो कौन से फोटो रिसेप्टर्स करते हैं? ये तो मैंने बता दिया है। फोटो रिसेप्टर्स जो है हमारे, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन ए, ठीक है। हमारे एक फुल विजुअल जो पिगमेंट का सिस्टम है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन ए। तो हमारे पास जो फोटो रिसेप्टर्स है उनका पिगमेंट जो है वो सही नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। और जो कंजंक्टिवा और कॉर्निया के इश्यूज होंगे वो हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, इनफैक्ट अभी देख लेते हैं। सो फोटो रिसेप्टर नहीं है तो होगी नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ गलत स्पेलिंग्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब ड्राइनेस हो जाएगी कंजंक्टिवा की तो और कॉर्निया की भी, तो उसके साथ हमारे पास आएगी फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है। अब कंजंक्टिवा के अंदर कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं। एक तो होता है जीरोसिस। जीरोसिस जस्ट मींस कि देयर इज ड्राइनेस इन द इंटरपैल्पेबल रीजन, ठीक है। तो ये इसी मैकेनिज्म से होता है कि कोलमनर जो है वो स्क्वेमस बन गई और उसमें गॉबलेट सेल्स नहीं थे। फिर एक और चीज कंजंक्टिवा में बनती है, उसको हम कहते हैं बाई डॉट स्पॉट्स,
अब आई एम नॉट श्योर दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट ये इसी तरह स्पेल होता है तो मैं इसको इसी तरह कह देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारी जब कोलमनर से स्क्वेमस एपिथेलियम बनी तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था, ये मेटाप्लेजिया होना, ठीक है। फिर इवन दिस स्क्वेमस एपिथेलियम इट डेवलप सम केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। तो ये केराटिनाइज हो जाती है जैसे जस्ट लाइक स्किन, ठीक है। तो जब ये आई की एपिथेलियम इस तरह स्क्वेमस केराटिनाइज बनना शुरू हो जाती है तो वहां पे एक स्पेशल बैक्टीरिया आ जाता है जिसको हम कहते हैं कोराइनी बैक्टीरियम ज़िरोसिस। अब ये कोराइनी बैक्टीरियम ज़िरोसिस जो है वो वहाँ की जो भी डेब्री है, जो भी सेल्स हैं, बिकॉज आपको पता है कि जब भी हमारे पास केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है तो उसकी जो एक टर्नओवर होता है वो बहुत क्विक होता है, जैसे स्किन का जो सेल का टर्नओवर है वो बहुत क्विक है। तो सिमिलरली हमारी आई के केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम का टर्नओवर इतना क्विक होगा, वहां पे बहुत सारी सेलुलर डिब्री वगैरह पड़ी होगी, तो उसको ये बैक्टीरिया कोराइनी बैक्टीरियम जो है वो मेटाबोलाइज करना शुरू हो जाएगा और एक फोमी टाइप वहां पे अपीयरेंस देगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बाइटॉट स्पॉट्स। सो बाइटॉट स्पॉट्स आर ग्रे ट्रायंगुलर पैचेस ऑफ फोमी केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इन द इंटरपैल्पेब्रल रीजन। इसकी डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर दें, ये वाई पूछ लेते होते हैं व्हाट आर बाइटॉट स्पॉट। एंड ऑल्सो ये जो पिक्चर है फिगर 7.28 ये बहुत ज्यादा आता है ऑस्पी के अंदर, ठीक है। तो इस ये वाला फिगर हमारी ऑस्पी में भी आया था आई थिंक, या ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से याद करना है, द डेफिनेशन ऑफ बाइटॉट स्पॉट्स। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉर्निया में इशू। हमारे पास कंजंक्टिवा में कौन से दो इश्यूज थे, एक ज़िरोसिस था और अब एक था बाइटॉट स्पॉट। अब हमारे पास कॉर्निया में अगेन देयर विल बी ज़िरोसिस। ज़िरोसिस जस्ट मींस द ड्राइनेस, ठीक है। ज़िरोसिस के अंदर वो कॉर्निया एक हमारी थोड़ी सी शाइनी होती है, तो जब ज़िरोसिस हो जाता है तो वो एक लस्टर लेस हो जाती है, मतलब इट्स नो लॉन्गर शाइनी, इट्स लाइक इट बिकम्स मैट यू कैन से, ठीक है। फिर अब ड्राइनेस की वजह से वहां पे इरोजन्स बनना शुरू हो जाएंगी जिनको हम कहते हैं पंक्टेट एपिथेलियल एरोजन्स, ठीक है। और वो पंक्टेट एपिथेलियल एरोजन्स कैन इवेंचुअली बिकम मोर एंड मोर एंड लीड टू कॉर्नियल अल्सरेशन, ठीक है। उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड केराटोमेलेशिया। केराटोमेलेशिया जस्ट मींस दैट देयर विल बी कॉर्नियल मेल्टिंग, ठीक है। और ये कॉर्नियल मेल्टिंग की वजह से परफोरेशन भी हो सकती है। केराटोमेलेशिया इज अ वर्ड स्पेसिफिक फॉर कॉर्नियल मेल्टिंग ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। there are other reasons, actually there are other reasons for keratomelascia, but हमारे पेपर में, हमारे एमसीक्यू वगैरह में जब भी keratomelascia मेंशन होता है तो आपने जरूर जो है पहले विटामिन ए डेफिशिएंसी का सोचना है, उसके बाद कुछ और सोचना है, ठीक है। Now the next we have is this WHO grading of xerophthalmia. This is a UQ, this is very high yield, and I'm telling you कि हमारे final year के उसमें भी आया है, फाइनल ईयर के एमसीक्यूज में भी आया था इसी साल ही, ठीक है। तो उन्होंने हमसे पूछा होता कि क्या ग्रेडिंग है उस बंदे की जिसको आई थिंक कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाए ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो उसकी थी ग्रेडिंग X3B। और ये बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था और वापस आके लोगों ने शोर भी मचाया था कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट द फैक्ट इज कि उसका फिर बाद में आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। उस आउट ऑफ सिलेबस दें या इनसाइड सिलेबस दें। अच्छा, सबसे पहले आता है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस व्हिच इज XN। आई टोल्ड यू X इज फॉर विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। N इज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। X आ गया XN। फिर हमारे पास है X1, उसके अंदर दो हैं, पहला है X1A, ठीक है। X1A इज बेसिकली 1 जो है उसको आप कंजंक्टिवल याद कर लें, फिर X1 में A में सिर्फ कंजंक्टिवल ज़िरोसिस है, ठीक है। फिर हमारे पास है X1B, 1 था क्या कंजंक्टिवल और B के साथ हमारे पास आ जाता है बाइटॉट स्पॉट, ठीक है। तो ये हो गया काफी जरा सिंपल अभी फिलहाल। XN क्या था, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस। फिर X1 is conjunctival, 1A is xerosis, 1B is Bitot spot, ठीक है। अब हमारे पास आता है X2,
ठीक है। X2 इज जस्ट कॉर्नियल जीरोसिस। ठीक है, अब हम कॉर्निया पे आ गए, कॉर्नियल जीरोसिस तो सिंपली कॉर्नियल ड्राइनेस। अब नेक्स्ट थोड़ा सा वियर्ड आ जाता है, X3 आ जाता है। हम अभी तक कॉर्निया पे ही हैं, लेकिन ये X3 जो है इट मींस कॉर्नियल अल्सरेशन। तो X3A इज कॉर्नियल अल्सरेशन, और ये है लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्निया। ठीक है, फिर हमारे पास है X3B and this is corneal ulceration more than 1/3 of cornea। ठीक है, फिर हमारे पास जो लास्ट वाला है वो है XF। ठीक है, दिस इज xerophthalmic fundus। फंडस जो है बेसिकली मैं बताती हूँ कौन सा रीजन है हमारे पास। ये तो ये हमने ये आईबॉल बनाया है साइडवेज, ठीक है, और ये कॉर्निया है। तो हम लोग स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, अंदर देखते हैं और हम देख रहे होते हैं ये वाला रीजन, ये रेटिना वाला रीजन। ठीक है, तो इसको जब हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंडल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लिटरली आई के अंदर जाके बिल्कुल ये वाला रीजन देखना चाह रहे होते हैं। तो xerophthalmic फंडस के अंदर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो येलो वाइट स्पॉट्स वगैरह बने होते हैं फंडस के एरिया में। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह इसकी पिक्चर जो है ऑस्पी पे आती है वो हम उसके अंदर देखेंगे। ओके, सो दिस मीटिंग इज अबाउट टू एंड बिकॉज आई एम यूजिंग माई पर्सनल अकाउंट, तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड इट, और दोबारा आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए।